ये देखते हैं मानव शरीर के तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। कितनी अवस्थाओं से? 5 अवस्थाओं से। देखते हैं कौन कौन से हैं। एक में है अंतर्ग्रहण, 2 में है डाइजेशन, 3 में है एब्जॉर्प्शन, 4 में है एमाइलेशन और 5 में है डिफेक्शन। ठीक है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग। कितना है? 5 में अंतर्ग्रहण अर्थात इंजाइशन, 2 में है पाचन डाइजेशन, 3 में है एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण, 4 में स्वांगीकरण अर्थात एमाइलेशन, एसिमिलाइलेशन और 5 में है डिफेक्शन अर्थात मल त्याग। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 में देखते हैं अमाशय। अमाशय में पाचन। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे रहता है। कितने घंटे रहता है? 4 घंटे। भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है। किस ग्रंथि से? पाइलोरिक ग्रंथि से। क्या निकलता है? जठर रस। यह हल्का पीला रंग का अम्लीय द्रव्य है। अमाशय के ऑक्सीटनिक कोशिकाओं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। जो भोजन में मुख गुहा के अंदर अर्थात बकल कैविटी, मुंह से जो लार लिपटा हुआ रहता है वह जाकर अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा उसे हटा दिया जाता है। ठीक है। अमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। और उन एंजाइम का नाम क्या क्या है देख लेते हैं। नंबर 1 में है पेप्सिन और नंबर 2 में है रेनिन। अमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं 2, पेप्सिन और रेनिन। और भी होते हैं। ठीक है, आगे चलकर देख लेंगे। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। क्या है? पेप्सिन प्रोटीन को खंडित करके पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन अर्थात केसिनोजेन को ठोस प्रोटीन अर्थात कैल्शियम पैराक्सिनेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कैल्शियम पैराक्सिनेट में बदल देता है। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखते हैं ड्यूडेनम अर्थात पक्वाशय, इसमें पाचन। अमाशय की क्रिया हो गया। इसमें अमाशय में क्या क्या कौन कौन से एंजाइम होते हैं? 2, पेप्सिन एवं रेनिन। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को खंडित करके पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, जबकि रेनिन का काम होता है उसमें भोजन में घुले हुए प्रोटीन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराक्सिनेट में कन्वर्ट कर देता है। अब देखते हैं पक्वाशय अर्थात ड्यूडेनम। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पीतरस अर्थात बाइल डक्ट आकर मिलता है। क्या मिलता है? बाइल डक्ट। पीतरस क्षारीय होता है। यह कैसा होता है? क्षारीय। और जो अमाशय में जो रस होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वह अम्लीय होता है। और यह जो होता है बाइल डक्ट जो पक्वाशय अर्थात ड्यूडेनम में पाया जाता है, यह क्षारीय होता है। यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। कैसे बना देता है? पहले यह रहता है अम्लीय और यहाँ पर चला जाता है ड्यूडेनम में आ जाता है तो हो जाता है क्षारीय। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यह अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। नंबर 1 में है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। किस में? पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल। कौन? ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन को
प्रोटीन एवं पेप्टोन दोनों को, देखिए दोनों को, प्रोटीन एवं पेप्टोन दोनों को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है कौन? ट्रिप्सिन। तो चलिए और आगे देखते हैं। ट्रिप्सिन हो गया। अब देख लेते हैं एमाइलेज और लाइपेज को। यह ड्यूडेनम में निकलता है, ठीक है। तो देख लेते हैं एमाइलेज क्या काम करता है। यह मांड को अर्थात स्टार्च को घुलनशील शर्करा अर्थात शुगर में परिवर्तित कर देता है कौन? एमाइलेज। और लाइपेज जो है इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखते हैं छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, कहाँ पर? छोटी आंत में। एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यह भी छोटी आंत में ही होती है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है, इसमें निम्न एंजाइम निकलते हैं। तो वो एंजाइम कौन सा है? चलिए आकर देख लेते हैं। इरेप्सिन शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है कौन? इरेप्सिन। यह शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करने का काम इरेप्सिन करता है। माल्टेज यह माल्टोज को सुक्रोज में परिवर्तित करता है। क्या करता है? माल्टेज जो है सुक्रोज को परिवर्तित करता है। सुक्रेस को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। किस किस में? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करने का काम करता है सुक्रोज। लैक्टोज यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। किसमें किसमें? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। किस किस में? ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें पांच एंजाइम निकलता है कौन? इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टोज और लाइपेज। देख लेते हैं। इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेस और लाइपेज। इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेस, लाइपेज। इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेस, लाइपेज। इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेस, लाइपेज, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंतरिक रस क्षारीय होता है। कैसा होता है? आंतरिक रस जो है क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। अवशोषण अर्थात एब्जॉर्प्शन नंबर 3 में है। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचाना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का कहाँ पहुंचाना? रुधिर अर्थात रक्त या रक्त ब्लड में, ठीक है। यह काम अवशोषण है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना उदग्र अर्थात विलाई, किसमें? विलाई के द्वारा होती है। स्वांगीकरण अर्थात एसिमाइलेशन, ठीक है। अवशोषण भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाने वाला स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। अब देखते हैं नंबर 5 में है मल परित्याग अर्थात डिफोरेक्शन। अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? बड़ी आंत में। एवं जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं। कहोगा इसमें किसमें जीवाणु पाया जाता है? बड़ी आंत में, ठीक है। और यह क्या किसमें बदल देता है? मल में बदल देता है, जिसे कहते हैं एनस द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। जो मल होता है उसे एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग। पाचन कार्य में कौन कौन से भाग लेते हैं, कौन कौन से अंग, उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। लीवर अर्थात यकृत, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? यह बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। इसका वजन 1.5 से 2 kg का होता है, 1.5 से 2 kg तक, ठीक है। यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? पित्त। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा यह 1.5 से 2 kg वजन इसका होता है और यह पित्त स्रावित करता है।
यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। इस पित्त का काम क्या होता है? आंत में उपस्थित जो एंजाइम होता है, एंजाइम की क्रिया को वह तीव्र कर देता है। ठीक है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका हेपेटिक सेल में संचित कर लेता है। किसमें? हेपेटिक सेल में। ठीक है। किसमें? हेपेटिक सेल में संचित कर। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजेन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। कौन? लीवर। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भागों को वसा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं फिब्रिनोजेन और हिपेरिन के बारे में। यह कौन सा काम करता है देख लेते हैं। फिब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है यकृत से ही होता है, जो रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। फिब्रिनोजेन का उत्पादन कहाँ पर होता है? लीवर में। ठीक है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है। कहाँ पर? फिब्रिनोजेन और हेपेरिन दोनों का उत्पादन जो है यकृत में अर्थात लीवर में होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन? हेपेरिन। और फिब्रिनोजेन जो है यह रक्त को थक्का बनाने का काम में आता है। चलिए और आगे देखते हैं। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। जो मरा हुआ आरबीसी रहता है उसको नष्ट करता है कौन? लीवर अर्थात यकृत थोड़ी मात्रा में लौह अर्थात आयरन, कॉपर और विटामिन को संचित करके रखता है। यह बहुत थोड़ी ही मात्रा में, लीवर जो है थोड़ी ही मात्रा में लोहा और तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। शरीर के ताप को बना रखने में मदद करता है। लीवर जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच यकृत के एक महत्वपूर्ण सुराग से होता है। किससे? यकृत से ही होता है, पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर। चलिए देखते हैं गॉल ब्लैडर में क्या क्या होता है। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली है। कैसी थैली है? नाशपाती के आकार की एक थैली है। किस? गॉल ब्लैडर, जिसमें यकृत के निकलने वाले अर्थात लीवर से निकलने वाले पित्त जमा रहता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नालिका के माध्यम से आता है। किससे? पित्ताशय से पित्त जो है पक्वाशय में पित्त नालिका के माध्यम से आता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है अर्थात रिफ्लेक्शन एक्शन कहलाती है। पित्त अर्थात बाइल पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। कैसी द्रव है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है, क्षारीय होता है। कौन? पित्ताशय में, जिसका पीएच मान 7.7 होता है और हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। उससे भी ज़्यादा होता है पित्त का पीएच मान 7.7। पित्त में जल की मात्रा 85% होती है। कितनी होती है? 85%। एवं पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। ठीक है। बाइल पिगमेंट 12%, जबकि पित्त में जल की मात्रा 85%। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पित्त अर्थात बाइल का मुख्य कार्य निम्न है। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है जिससे अग्नाशयी रस क्रिया कर सके। यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। कौन? पित्त अर्थात बाइल। पहले तो भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आमाशय में पाया जाता है। उसके बाद फिर क्षारीय में ले जाया जाता है, ड्यूडेनम में। ठीक है, अर्थात पक्वाशय में। और फिर यहाँ पर पित्त द्वारा उसका स्वागत किया जाता है और उसको मार दिया जाता है। ठीक है। यह वसाओं का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट
वसाओं का इमल्सीकरण करता है। यह आंत की क्रमानुकुंचन गतियों को बढ़ाता है। कौन? पित्त, जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाता है। ठीक है। यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषणों में सहायक होता है। यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले हुए अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। कौन? पित्त। अब देखते हैं, पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं। क्या होता है? पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर किसी प्रकार बाधित हो जाता है तो यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है, अर्थात उसको छान नहीं पाता है। ठीक है। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे ही पीलिया कहते हैं, अर्थात जॉन्डिस। ठीक है। अगर पित्तवाहिनी में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो यकृत में जो कोशिकाएं होती है वह रुधिर अर्थात ब्लड से बिलिरुबिन नहीं ले पाता है। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? पूरे शरीर में बिलिरुबिन फैल जाता है और इसे पीलिया रोग कहा जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। अग्नाशय अर्थात पेनक्रियाज में यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? अग्नाशय अर्थात पेनक्रियाज सबसे बड़ी ग्रंथि नंबर 1 पर है। लीवर अर्थात यकृत और दूसरी में है अग्नाशय अर्थात क्या? पेनक्रियाज। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। यह एक अंतःस्रावी अर्थात नलिकाहीन, इंडोक्राइन और बहिर्स्रावी नलिका युक्त अर्थात एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है। इसमें आता भी है और जाता भी है। ठीक है। यह दोनों प्रकार की ग्रंथि है और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा यह एक्सोक्राइन अर्थात अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। कौन? पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय। इससे अग्नाशय रस निकलता है। इसमें 9.8% जल की मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 9.8% तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। ठीक है। यह क्षारीय होता है यह क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 तक होता है। कितना? 7.5 से 8.3 तक। रक्त का हो जाएगा 7.4। अभी जो देखे थे हम लोग किसका? पित्त का 7.7 और अग्नाशय में है पीएच मान 7.5 से 8.3 तक होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन के एंजाइम होते हैं। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थों का पचाने के एंजाइम होते हैं। वह कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने का एंजाइम इसमें उपलब्ध होता है। किसमें? पेनक्रियाज में। इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? मूलतः प्रोटीन होते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लैंगरहेंस की द्वीपिका अर्थात इजलेंट्स ऑफ लैंगरहेंस। लैंगरहेंस की द्वीपिका यह अग्नाशय का एक भाग है। कैसा भाग है? लैंगरहेंस की द्वीपिका अग्नाशय का एक भाग है। इसकी खोज किसने की थी? लैंगरहेंस ने नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकोन और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। क्या क्या निकलता है? इसके बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लूकोन और गामा सेल से जो है सोमेटोटेस्टिन नामक हार्मोन निकलता है। तो चलिए और आगे देखते हैं। इंसुलिन यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहेंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन। ठीक है। इसकी खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन? इंसुलिन। ग्लूकोज से क्या बनाता है? ग्लाइकोजेन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह नामक रोग होता है। कैसा रोग हो जाता है? मधुमेह नामक।
और यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंसुलिन के कम स्राव से क्या होता है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से, देखिए रुधिर में जो ग्लूकोज की मात्रा अर्थात ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो उसमें मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन के अतिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ठीक है, इंसुलिन के अतिस्रावण से यानी इंसुलिन जब बढ़ जाता है तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है जिसके कारण जनन क्षमता उसका कम हो जाता है तथा दृष्टि ज्ञान भी कम हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोन, यह ग्लाइकोजिन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। कौन? ग्लूकोन। ग्लूकोन जो है ग्लाइकोजिन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सोमेटोस्टेटिन यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। कौन है? सोमेटोस्टेटिन यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ग्रंथिरस, एंजाइम, भोज्य पदार्थ और प्रतिक्रिया के बाद। ठीक है, देख लेते हैं। लार में क्या पाया जाता है? कौन सा एंजाइम? टाइलिन और माल्टेस। टाइलिन और माल्टेस। टाइलिन में जो है मोंड अर्थात श्वेत सार होता है जिसमें माल्टोस हो जाता है प्रतिक्रिया के बाद, और माल्टेस में जो है माल्टोस हो जाता है और यह प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोस हो जाता है। अब देखते हैं जठर रस, जिसमें पेप्सिन और रेनिन दो प्रकार के पाए जाते हैं। पेप्सिन जो है प्रोटीन, भोज्य पदार्थ प्रोटीन में, और इसको प्रतिक्रिया के बाद बन जाता है क्या? पेप्टोन्स। ठीक उसी प्रकार लार में टाइलिन और माल्टेस, और जबकि जठर रस में हो जाएगा पेप्सिन एवं रेनिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है प्रतिक्रिया के बाद, जबकि रेनिन जो है कैसीन को कैल्शियम पैराक्सिनेट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? रेनिन जो है कैसीन को कैल्शियम पैराक्सिनेट में कन्वर्ट कर देता है। अग्नाशय रस में कौन तीन पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, एमाइलेज जो है मोंड अर्थात स्टार्च में, शर्करा में, लाइपेज जो है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आंतरीय रस, जिसमें 5 प्रकार के पाए जाते हैं जो छोटी आंत में निकलता है। इरेप्सिन, माल्टेस, लैक्टेस, सुक्रेज और लाइपेज। इरेप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है। माल्टेस जो है माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। लैक्टेस जो है लैक्टोज को ग्लाइकोजन एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करने का काम करती है, जबकि सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करने का काम करती है, जबकि लाइपेस जो है वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने का काम करती है। तो चलिए अब देखते हैं, पाचन का काम समाप्त हो गया। अब परिसंचरण तंत्र देखते हैं, अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र परिसंचरण की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने किया था। किसने? अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसकी खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। इसमें 4 भाग होते हैं, जो नंबर 1 में होता है हार्ट, नंबर 2 में होता है धमनी, नंबर 3 में होता है शिराएँ और नंबर 4 में होता है ब्लड अर्थात रुधिर। तो आइए देखते हैं इन सभी का काम क्या है। हार्ट अर्थात हृदय, यह हृदय आवरण पेरिकार्डियम नामक थैली से सुरक्षित रहता है। किससे? पेरिकार्डियम नामक। इसका भार लगभग 300 ग्राम का होता है। हार्ट का भार कितना होता है? हमारे दिल का भार जो है 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकों में अर्थात 4 चेंबर में से बना होता है। अगले भाग में एक दायां आलिंद एवं बायां आलिंद तथा हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय तथा एक बायां निलय होता है। दायां आलिंद अर्थात राइट आर्क्यूल एवं दायां निलय अर्थात राइट वेंट्रिकल के बीच त्रिवलनीय कपाट अर्थात
ट्राइकोस्पिड वॉल्व होता है। क्या होता है? ट्राइकोस्पिड वॉल्व। बाएं अलिंद एवं दाएं निलय में दाएं निलय अर्थात राइट आर्क्यूल एवं दाएं निलय, दाएं अलिंद अर्थात राइट आर्क्यूल एवं दायां निलय अर्थात राइट वेंट्रिकल के बीच त्रिबलनीय कपाट अर्थात ट्राइकोस्पिड वॉल्व होता है। किसमें? राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल क्या हो गया? अलिंद अर्थात एरिकल के बीच त्रिबलनीय कपाट अर्थात ट्राइकोस्पिड वॉल्व होता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। और बायां अलिंद एवं दायां अलिंद बायां अलिंद और बायां निलय, इसमें दायां अलिंद और दाहिने निलय में क्या होता है? ट्राइकोस्पिड वॉल्व होता है। जबकि बायां निलय और बायां अलिंद और बायां निलय के बीच द्विबलनीय कपाट अर्थात बाइकोस्पिड होता है। दाहिने में हो जाएगा ट्राइकोस्पिड और बाएं में हो जाएगा क्या? बाइकोस्पिड। दायां निलय तथा दायां अलिंद तथा दायां निलय के बीच होगा क्या? ट्राइकोस्पिड वॉल्व। और बायां अलिंद और बायां निलय के बीच हो जाएगा बाइकोस्पिड वॉल्व। तो चलिए और आगे देखते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरा, जो शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाता है, ठीक है, शुद्धिकरण के लिए। सीरा में अशुद्ध रक्त अर्थात तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी वेन। क्या होता है? पल्मोनरी वेन। चलिए और आगे देखते हैं। पल्मोनरी सीरा फेफड़ा से बाएं अलिंद से रक्त पहुंचाता है। कहाँ से? बायां अलिंद से। इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय से, कहाँ से? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहा जाता है, आर्टरी कहते हैं। धमनी आर्टरी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त होता है। किसमें? धमनी में। इसका अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसमें क्या हो गया? पल्मोनरी वेंस अर्थात पल्मोनरी सीरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ले जाने का काम करता है। लेकिन इसमें जो है पल्मोनरी सीरा में जो है क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाया जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो उल्टा है, धमनी में जो है शुद्ध रक्त को ले जाया जाता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, इसमें अशुद्ध रक्त ले जाया जाता है। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाता है। कहाँ से? दाहिने निलय से फेफड़ा में। ये इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त एवं बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी अर्थात कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। हृदय की मांसपेशियों को यह रक्त पहुंचाने का काम कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी आर्टरी या जिसे कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयघात अर्थात हार्ट अटैक हो जाता है। किसमें? कोरोनरी आर्टरी में अर्थात कोरोनरी धमनी में किसी प्रकार की रुकावट यदि हो जाती है और हृदय में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है तो जो है हार्ट अटैक आ जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हृदय में रुधिर का मार्ग, पाथ ऑफ ब्लड इन द हार्ट। बायां आलिंद से बायां निलय, फिर उसके बाद दैहिक धमनी, उसके बाद विभिन्न धमनियाँ, उसके बाद छोटी धमनियाँ, उसके बाद धमनी, उसके बाद कोशिकाएं, ठीक है। इसमें केशिकाएं होगा, यहाँ पर केशिकाएं होगा। उसके बाद अंग, उसके बाद अग्र एवं पश्च महाशिरा, उसके बाद दाहिना आलिंद, उसके बाद दाहिना निलय, उसके बाद पल्मोनरी धमनी,
उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद पल्मोनरी सीरा, उसके बाद बाएं आलिंद में ऑक्सीजन युक्त रक्त, इस तरह से चलता है। तो चलिए अब देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं। बायां आलिंद से बायां नीले दैहिक धमनी, विभिन्न धमनी, छोटी धमनी एवं धमनी कोशिकाएं, अंग, अंग्र एवं पश्च महाशिरा, दाहिना आलिंद एवं दाहिने निलय, पल्मोनरी धमनी, फेफड़ा, पल्मोनरी सीरा, ठीक है, बाहें आलिंद में ऑक्सीजन युक्त रक्त का स्राव इसी ढंग से होता है। तो चलिए अब देखते हैं हृदय के संकुंचन अर्थात सिस्टोल एवं शिथिलन अर्थात डायसिस्टोल को के बारे में। हृदय के संकुंचन अर्थात सिस्टोल एवं शिथिलन अर्थात डायसिस्टोल को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन अर्थात हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है। सिस्टोल एवं डायसिस्टोल को हार्ट बीट कहते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार, जबकि भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है तथा एक धड़कन में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। कितना? 70 मिलीलीटर, ठीक है। साइनो ऑर्क्यूलर नोड अर्थात SAN, साइनो ऑर्क्यूलर नोड, इसको पूछ लिया जाता है, साइनो ऑर्क्यूलर नोड दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। किससे? साइनो ऑर्क्यूलर नोड से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 होता है, सिस्टोलिक 120, डायसिस्टोलिक 80। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम होता है सिस्मोमैग्नोमीटर। क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर क्या होता है? रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम होता है स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या होता है? स्फिग्मोमेनोमीटर। थायरोक्सिन एवं एड्रिनेलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। थायरोक्सिन एवं एड्रिनेलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। कौन? थायरोक्सिन एवं एड्रिनेलिन। यह क्या करता है? थायरोक्सिन एवं एड्रिनेलिन जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। हृदय में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के pH को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हृदय pH को कम करके हृदय की गति को बढ़ाने का काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात अम्लीय हृदय की गति, अम्लीयता कैसा? अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है एवं क्षारीयता हृदय की गति को कम करता है। अम्लीयता जैसे नींबू उम्बू जो होता है खट्टा पदार्थ, वह हृदय की गति को बढ़ाने का काम करता है, जबकि क्षारीयता जो होता है, ठीक है, जैसे नमक वमक यह सब क्षारी हो जाता है, बेस कड़वा लगता है, ठीक है, यह हृदय की गति को कम करने का काम करता है। तो चलिए और आगे देखते हैं। लैम्प सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात लसिका परिसंचरण तंत्र विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्का पीला द्रव को लसिका कहते हैं। कैसा द्रव को? हल्का पीला द्रव को। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी होती है। लसिका एक प्रकार का क्या है? द्रव है और इसकी रचना क्या है? एक प्रकार का रक्त प्लाज्मा जैसी ही होती है। किस तरह? रक्त प्लाज्मा, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई नए पदार्थ मौजूद रहते हैं। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? लिम्फोसाइट। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट कहलाती है। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। लिम्फोसाइट क्या होती है? श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। तो अब देखते हैं लसिका के कार्य क्या हैं, ठीक है। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। लसिका अर्थात लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लसिका के नोड, जिन्हें लिम्फोनोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर में छानने का कार्य करता है। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाता है। किस में फंस जाता है? लिम्फ नोड में।
लसिका घाव भरने में सहायक होता है। लसिका ऊतकों अर्थात लिम्फोसाइट ऊतकों से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। उत्सर्जन तंत्र अर्थात एक्सक्रीटरी सिस्टम। आइए देखते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र अर्थात एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन अर्थात उत्सर्जन जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जन पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, एक में है वृक्क, दो में किडनी, वृक्क को ही किडनी कहा जाता है, एक में है वृक्क और दो में है स्किन, तीन में यकृत अर्थात लीवर, चार में फेफड़ा अर्थात लंग्स। वृक्क, ये देखते हैं वृक्क के बारे में अर्थात किडनी के बारे में। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं जबकि भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग कितना 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जबकि 30 लाख ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्लाज्नुमा रचना होती है, उसे बोमेन स्फुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन स्फुट। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना जो होती है उसे बोमेन स्फुट कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। बोमेन स्फुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो दो प्रकार की धमनियों से बना होता है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ये नंबर 1 में चौड़ी अभिवाही धमनियाँ एफरेंट आर्टियोल, जो रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुंचाने का काम करती है, जबकि पतली अपवाही धमनिका जो है इफेक्ट आर्टियोल, जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छा से वापस ले जाया जाता है। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव छनकर ब्रोमेट संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना है। ठीक है, अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी जो पदार्थों जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होता है। वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिली अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंदन होता है। इसमें से 1.45 लीटर लगभग 1.5 लीटर मूत्र रोजाना बनता है। बाकी निस्पंदन वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया एवं 0.3% यूरिक एसिड होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण मूत्र के रंग पीला होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। यूरोक्रोम जो है, जो मूत्र के रंग पीला होने का प्रमुख कारण है, और यह हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण बनता है। मूत्र अम्लीय होता है। कैसा होता है? मूत्र अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 6 होता है। हमारे रक्त का पीएच मान जो क्षारीय होता है 7.4 होता है, और मूत्र का जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, जो अम्लीय है। आइए देखते हैं विभिन्न जंतु एवं उनमें उत्सर्जन। ठीक है, जंतु, एक कोशिकीय जंतु, विसरण के द्वारा इसमें उत्सर्जन होता है।
पोरिफेरा संघ के जितने भी जंतु होते हैं उसमें विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। सिलेंट्रेटस जो होता है उसमें सीधे कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है। चपटे कृमि में ज्वाला कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है। एनिलिडा एवं संघ के जंतु में ब्रिक अर्थात नेफ्रेडिया द्वारा उत्सर्जन होता है। ऑर्थोपोडास अर्थात मेलिपथियन नलिकाओं द्वारा होता है। मोलास्का में मूत्र अंग द्वारा होता है। कशेरुकी में मुख्यतया अर्थात वृक्क द्वारा होता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। यूरोक्रोम का काम क्या होता है, मूत्र को पीला करने का काम होता है। मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान जो है 6 हो जाता है। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। किसके द्वारा, वृक्क के द्वारा। वृक्क के बनाने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है। वृक्क में जो पथरी, किडनी में जो पथरी बन जाता है वह कैसे किस प्रकार होता है, वह कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। स्किन, त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ क्रमशः सीबम एवं पसीने होता है। क्या होता है, सीबम एवं पसीना। यकृत तथा लीवर में यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। फेफड़ा अर्थात लंग्स। फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, गार्लिक, प्याज, अनियन और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों द्वारा ही होता है। अब देखते हैं नर्व सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र नर्व सिस्टम, इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती है। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों अर्थात इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती हैं और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। न्यूरॉन्स जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं के 3 भाग होते हैं जो स्वयं और एकीकरण के कार्यों को पूरा करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में, 3 भागों में। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्वायत्तीय या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो चलिए ये देखते हैं तीनों को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिकल नर्वस सिस्टम के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 में होता है मस्तिष्क और नंबर 2 में होता है मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड। चलिए और देखते हैं। मस्तिष्क अर्थात अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, आइए देखते हैं। अग्र मस्तिष्क का जैसे प्रोसेनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन और रूबेनसेफ्लॉन। ठीक है, तो प्रोसेनसेफ्लॉन अर्थात अग्र मस्तिष्क जो है वह 2 भागों में बटा हुआ होता है, सेरिबेलम और डायनोसेफ्लॉन में। फिर जाकर डायनोसेफ्लॉन 2 में बढ़ जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। कौन बढ़ जाता है,
थैलेमस, और हाइपोथैलेमस में बढ़ जाता है डायनोसेफलॉन। और मध्य मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, कॉर्पोरा क्वार्टिजेमिना और सेरिब्रम पेंडिकल। क्या होता है? कॉर्पोरा कार्डिजेमिना और सेरिब्रम पेंडिकल। और 30 में अर्थात नंबर 3 में है पश्च मस्तिष्क, जिसमें सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो चलिए ये जानते हैं इन सभी के बारे में। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल अर्थात क्रेनियम में बंद होता है। मनुष्य का मस्तिष्क किस में बंद होता है? क्रेनियम में, जो इस बाहरी आघातों से बचाने का काम करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का 1400 ग्राम वजन होता है। कितना वजन होता है? 1400 ग्राम। सेरिब्रम के कार्य, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ी विकसित भाग है। सबसे बड़ा विकसित भाग कौन है? सेरिब्रम। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। किसमें? सेरिब्रम में। थैलेमस के कार्य। थैलेमस, यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का काम कौन करता है? थैलेमस। हाइपोथैलेमस, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स इसे स्रावित करता है। भूख प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि का भी नियंत्रण हाइपोथैलेमस ही करता है। नोट, ईईजी इलेक्ट्रोसेफलोग्राफी अर्थात ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है ईईजी। कार्पोरा कार्डिजेमिना का कार्य क्या होता है? ये देखते हैं। यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है। कौन? कार्पोरा कार्डिजेमिना जो है दृष्टि एवं श्रवण पर नियंत्रण करता है। सेरिब्लम पेंडिकल के कार्य इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूरा सेरिब्री। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। सेरिब्लम के कार्य, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रित करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। यह छोटा मेडुला ऑब्लिंगेटा, यह मस्तिष्क का सबसे पीछा का भाग है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमानुकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का काम मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। चलिए आइए देखते हैं मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। मेडुला ऑब्लिंगेटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनाता है। इसका मुख्य कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना है, अर्थात प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र का कार्य है। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का सम्मोहन करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। प्रतिवर्ती क्रियाओं अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्र का बना होता है। इसमें
इन्हें क्रमशः कपाल अर्थात क्रेनियल एवं मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। कौन कौन से? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नॉर एड्रिनल नामक रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। नॉर एड्रिनल नामक रासायनिक द्रव्य जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की पूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैंगली ने 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किया। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र अर्थात पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो चलिए और आगे देखते हैं। अनुकंपीय तंत्र के कार्य। यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है। इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। यह लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। यह हृदय स्पंदन को तेज करता है। यह संवेद ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करता है। यह आँख की पुतली को फैलाने का काम करता है। यह मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है। यह आंत्र में क्रमानुकुंचन गति को कम करता है। इसके द्वारा शरीर श्वसन दर तीव्र हो जाता है। यह रक्त दाब को बढ़ाता है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। यह रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। यह रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए और आगे देखते हैं परानुकंपीय तंत्र के कार्य के बारे में। अभी देखिए अनुकंपीय कार्य के बारे में, अब देखते हैं परानुकंपीय कार्य के बारे में। इस तंत्र का कार्य सामान्यतः अनुकंपीय तंत्र के कार्य के ठीक विपरीत होता है। जैसे यह रुधिर वाहिनियों की गुहा को चौड़ा करता है किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिनियों को छोड़कर, ठीक है। यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। यह मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। यह आंतरीय भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। कौन? परानुकंपीय। इस तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख स्थितियां उत्पन्न करती हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटन सिस्टम के बारे में। मनुष्य का कंकाल तंत्र दो भागों का बना होता है, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपाक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र एक्सियल स्केलेटन शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुकदंड तथा छाती की अस्थियां आती हैं। इसमें 3 आती है, खोपड़ी, कशेरुकदंड तथा छाती की अस्थियां। खोपड़ी अर्थात स्कल। मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें 29 अस्थियां होती है। कितनी होती है? 29। इसमें 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। कितनी अस्थियां? 8। इन अस्थियों से बने रचना को कपाल कहते हैं अर्थात क्रेनियम। क्रेनियम में कितने होते हैं? 8। कपालों की सभी अस्थियां सीमानों के द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। इनके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे पर और 6 अस्थियां कान को हाइड नामक एक और अस्थि जो है खोपड़ी में होती है, हाइड नामक, ठीक है।
इसमें कितना हो गया, 8 क्रेनियम में हो गया, 14 जो है चेहरे पर हो गया, 6 जो है 6 अस्थियाँ जो कान में हो गया, और एक जो है हाइड नामक जो अस्थि होती है वो खोपड़ी में होती है। चलिए और आगे देखते हैं, और देखते हैं कशेरुक अर्थात कशेरुक दंड अर्थात वेंट्रिबल कॉलम। इसमें कितने होते हैं, मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। सभी कशेरुक उपाधियां गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन गद्दियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। संपूर्ण कशेरुक दंड को हम निम्नलिखित भागों में विभक्त कर देंगे। गर्दन में कितना कशेरुक होता है, अर्थात सर्विकल में 7 कशेरुक, थोरेसिक में अर्थात छाती अर्थात वक्ष में हो जाता है 12 कशेरुक, कटी में अर्थात लेम्बर में हो जाएगा 5 कशेरुक, त्रिक में हो जाएगा 5 कशेरुक, और पुच्छ में हो जाएगा 4 कशेरुक। टोटल हो जाएगा 33। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसका पहला कशेरुक जो एक है एटलस कशेरुक अर्थात अल्टास वर्बेला एटलास वर्बेट्रा कहलाता है। खोपड़ी को साधे रहता है। कशेरुक दंड के कार्य, सिर को साधे रहता है। यह गर्दन तथा धड़ को आदान प्रदान करता है। यह मनुष्य को खड़े होकर चलने खड़े होने आदि में मदद करता है। यह गर्दन तथा धड़ को लचक प्रदान करता है, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल हो सके। यह मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। चलिए अब देखते हैं उपांगीय कंकाल अर्थात एपेंडिकुलर स्केलेटन। उपांगीय कंकाल, इसके निम्न भाग हैं। पाद अस्थियां, दोनों हाथ पैर मिलाकर 108 अस्थियां होती है। कितनी, 108। ठीक है। मेखलाएं, मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं अर्थात ग्रिडल्स कहते हैं। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला तथा पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला कहा जाता है। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर जुड़ी होती है। अग्रपाद की मेखला से अग्र मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर से जुड़ी होती है। कंकाल तंत्र के कार्य, आइए देखते हैं कंकाल तंत्र के क्या क्या कार्य हैं। शरीर को निश्चित आकार प्रदान करने का काम कौन करता है, कंकाल तंत्र। शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है कंकाल तंत्र। पेशियों को जोड़ने का आदान प्रदान करता है, कंकाल तंत्र का कार्य होता है। श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करता है कंकाल तंत्र। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कंकाल तंत्र अर्थात मेरुरज्जु में होता है। चलिए और आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुछ हड्डियों की संख्या 206 होती है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208। शरीर की कुछ हड्डियों की संख्या 29। सिर के हड्डियों की कुल संख्या 29। कपाल के जिसमें कपाल के 8, फेशियल के 14 और कर्ण के 6 होते हैं। टोटल 29। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 33 होती है। प्रारंभ में रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर कितना हो जाती है, 26, और विकसित नहीं होती है तो 33। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या हो जाती है 24। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी है एवं शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस कान की हड्डी है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। मांसपेशी एवं हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। चलिए इसमें देखते हैं कुछ विशेष स्थानों की अस्थियों के नाम एवं
संख्या, स्थान एवं अस्थियों के नाम संख्या। कर्ण अर्थात मेलियस में 2 अस्थियां, इनकस में 2, स्टेपस में 2, ऊपरी बाहु ह्यूमरस में 2, अग्रबाहु रेडियोलाना में हो जाएगा 2, कलाई में हो जाएगा कार्पलस में हो जाएगा 16, हथेली अर्थात मेटाकार्पस में हो जाएगा 10, अंगुलियां अर्थात मेलेजेंज में हो जाएगा 28, जांघ में हो जाएगा, जांघ अर्थात फीमर में हो जाएगा 2, पिंडली अर्थात टीबियो फिबुलम में 4, घुटना में अर्थात पटेला में हो जाएगा 2, टखना अर्थात टार्सल अर्थात में हो जाएगा 14 और तलवा अर्थात बेटा कार्पल्स में हो जाएगा 10। अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। और मांसपेशी से अस्थि को जोड़ने का काम टेंडन करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात इंडोक्राइन सिस्टम। बहिस्रावी ग्रंथियाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यही जानते हैं ग्लैंड्स के बारे में। यह नलिका युक्त अर्थात डक्ट ग्लैंड्स होती है। इससे एंजाइम का स्राव होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि एवं लार ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यह नलिका विहीन अर्थात डक्टलेस ग्रंथि होती है। इससे हार्मोन का स्राव होता है। किससे? इंडोक्राइन से हार्मोन का स्राव होता है। यह रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, अंटु ग्रंथि अर्थात थायराइड ग्रंथि, पैरा अंटु ग्रंथि अर्थात पैराथायराइड ग्लैंड्स। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं इनसे उत्पन्न हार्मोन के कार्य एवं प्रभाव। 1 नंबर में है पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड्स। यह कपाल की सेफेनाइड, कहाँ पर? सेफेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में उपस्थित होता है। इसको सेल टार्सिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल टार्सिका। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है पीयूष ग्रंथि का, ठीक है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन एवं उनकी ऊर्जा, पीयूष ग्रंथि को निकलने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कार्य हैं। एसटीएच हार्मोन अर्थात सोमेटोटोरिक हार्मोन, यह शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। एसटीएच की अधिकता से भीमकायत्व अथवा एक्रोमीगेली विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्यता से बहुत अधिक बढ़ जाती है। एसटीएच की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है, ठीक है। अब देखते हैं टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। एसीटीएच हार्मोन एड्रेनोकॉर्टिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स स्राव को नियंत्रित करता है। यह एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करने का काम करता है। तो चलिए और आगे देखते हैं। आइए देखते हैं जीटीएच हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। यह जनन अंगों के कार्य का नियंत्रित करने का काम करता है। यह 2 प्रकार का होता है। एफएसएच हार्मोन अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह वृषण की शुक्राणुजन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। यह अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। एलएच हार्मोन अर्थात
लुटेनिंग हार्मोन। अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन। नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। एलटीएच हार्मोन दुग्धजनक हार्मोन है। एलटीएच हार्मोन कैसा हार्मोन है? दुग्धजनक। इसका मुख्य कार्य शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना है। ठीक है। एडीएच हार्मोन, ये देखते हैं एडीएच हार्मोन क्या है। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। इसके कारण छोटी छोटी एक धमनियों का संकीर्णन होता है एवं रक्त दाब यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं।